अरे साथियों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी में न्यू। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अध्याय समीक्षा में जो आपका जो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट होंगे वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट हम बता देते हैं आपको, जो है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया है और पदार्थ को इन्हीं 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। जो अगला है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर यहाँ पे पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। फिर यहाँ पे है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अत्यंत मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। फिर यहाँ पे है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराण्विक बल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। फिर यहाँ पे सेकंड है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो ये वाला है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। फिर यहाँ पे ये वाला है कि बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पे द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला है कि द्रव में एक सेकेंड, यहाँ पे है हम लोग द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। फिर यहाँ पे ये वाला है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। फिर तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। फिर यहाँ पे है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है गलने की प्रक्रिया, यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल जाता है तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ की उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे आता है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस से बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है पदार्थ के कणों की बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ आइस कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। ओके, ये पॉइंट भी हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट रह गए, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। फिर यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं पाठ्यगत प्रश्न। फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत और शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। उत्तर में आ जाएगा आपका यहाँ पे कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण से के कारण बताइए। फिर यहाँ पे जो ये आता है हम आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल आप लोग घर पे भी देखते होंगे। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती और ये कम गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर में यहाँ के यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाते। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर में आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, हम लोग अपने टॉपिक से भटक चुके हैं। जहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पे आता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन है, छठे का यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु में चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। ठीक है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है यहाँ पे कि प्रश्न विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के बीच को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है कि गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। फिर यहाँ पे जो आता है
अगला क्वेश्चन वो है कि प्रश्न क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। प्रश्न है दूसरा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए। यहाँ पे उत्तर में है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नंबर 1 पे है ताप, सेकंड पे है दाब। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है कि गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आपका यहाँ पे आ जाएगा कि अवस्था परिवर्तन के लिए समय स्थिर ताप पर पदार्थ एक एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा यहाँ पे करके दिया हुआ है कि जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से भौतिक अवस्था जैसे ठोस की दूरी भौतिक अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो उसमें इकाई मात्र द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न दिया हुआ है कि ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। ठोस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आता है कि ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है, बाह्य बल लगने पर कोई भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, अंतराणविक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे द्रव के गुणधर्म हैं। यहाँ पे आ जाता है कि द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। फिर चौथा है इनका अंतराणविक बल जो होता है वो ठोस से कम होता है। फिर गैस के गुणधर्म है। यहाँ पे गैस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों को संपीड़ितता काफ़ी अधिक होता है। सेकंड में आपका इनके कणों के बीच अंतराणविक बल सबसे कम होता है। फिर यहाँ पे तीसरा आता है कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, चौथा है यहाँ पे कि इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये है कि कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान और पूरी तरह भर देते हैं। फिर यहाँ पे वाष्पीकरण क्वेश्चन है 3, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव में कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आसपास के ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और इसे शीतलता आ जाती है। चौथा क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? यहाँ पे ये विस्तार से बताना है। जब वायुमंडलीय दाब पर एक एटमॉस्फेयर एटीएम हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर यहाँ पे छठा क्वेश्चन है तो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? फिर यहाँ पे नंबर्स में दिए हुए हैं कि सबसे पहला है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है।
फिर है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जिसमें आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। चौथा है यहाँ पे वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि से जलवाष्प में कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोर से ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। इसका गुप्त ऊष्मा का है कि उत्तर में आपका आ जाएगा गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है। उत्तर में आ जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर यहाँ पे संघनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यह संघनन कहलाता है। फिर यहाँ पे है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर यानी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। उत्तर में आपका आ जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर यानी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा यहाँ पे है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अर्थात अथवा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर यानी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। उत्तर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। फिर यहाँ पे है कि गलनांक तथा क्वथनांक में अंतर लिखिए। यहाँ पे गलनांक और ये क्वथनांक है। गलनांक में वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है। क्वथनांक में आ जाएगा वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। फिर यहाँ पे ठोसों का गलनांक होता है, द्रव में क्वथनांक होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, जो है कि 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कपूर, नेपेथिलीन 9 सौदागर और अमोनियम क्लोराइड। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।